क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन नंबर 4 में एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत और वंशिका है हमारे साथ। पहले एपिसोड में आपने देखा कि अर्जुन ने किस तरीके से बहुत जनरल से क्वेश्चंस थे, लेकिन क्योंकि पहला एपिसोड था और काफ़ी दिनों के बाद में इन बच्चों ने दोबारा से कैमरा का सामना शुरू किया है करना, तो मेरे विचार से पहला इंटरव्यू जो हुआ वो मतलब वेल एंड गुड था। एक्सपेक्टेशंस तो थी हमें कि अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक डाउट भी था कि कहीं फंबल कुछ हो सकता है बीच में, बट ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन ने बहुत अच्छा काम किया और अब हमारे साथ में सेकंड एपिसोड में वंशिका क्योंकि अब कक्षा 10 की छात्र हैं और काफ़ी प्रेशर रहता है, क्योंकि पहली बार जब बच्चा बोर्ड क्लास में जाता है तो कहीं ना कहीं वो खुश तो रहता ही है, बट जैसे जैसे वो अप्रोच करता है अपने एग्ज़ाम्स की तरफ तो उसके ऊपर एक नेसेसरी प्रेशर तो आता ही है, क्योंकि सभी को अपने मम्मी पापा के लिए, गांव समाज के लिए अच्छा परफॉर्म तो करना ही है। तो वंशिका भी उस प्रेशर को कहीं ना कहीं फील कर ही रही होगी। सो विल टॉक अबाउट सम टॉपिक्स। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, पहले ये अपने बारे में बताएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क। So hello everyone, I am Vanshika and I am a student of class 10th. I am a hard-working person and my strength is I have a strong communication skill and I am a self-motivating person also. What are you feeling right now when you are having the second episode as a guest? Actually, I am feeling very good because this is a very good and great opportunity for me कि मतलब 2 साल के बाद अभी इंटरव्यू हो रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है और I will actually मतलब मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी इसमें। Life is full of up and down. We have made some plans recently and in the past as well we made plans but they didn't work out. मतलब हो नहीं पाया। एक बार लाइव भी आपका शायद इंटरव्यू हुआ था तो वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाया, बट इट्स लाइफ एंड इट हैपन्स समटाइम्स। बट नाउ विल ट्राई कि हम ये चीज़ें आगे लेके जाएं। कक्षा 10 में कैसा फील हो रहा है? तो जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे कि बोर्ड्स हैं तो बहुत प्रेशर भी है कि मतलब किसी भी तरीके से नंबर तो लाने हैं, क्योंकि अगर लाइफ में अगर हम आगे जाके देखें तो अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके लिए 10th और 12th ये जो बोर्ड्स हैं इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पहला तो ये, और दूसरा कि मतलब वो प्राउड मोमेंट होगा जब हमारे नंबर आ जाएंगे, वो हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा। 10th में मतलब आके ऐसा लगता भी है जब हम के उस फेज में आते हैं कि बहुत हार्ड है, पर जब आप उसके साथ चलते रहते हो तो धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। As far as education is concerned, study is concerned right now, कैसे जा रहा है, समझ में कितना आता है, एंड द फेवरेट सब्जेक्ट जो इजीली अब कैप्चर होने लगा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट हैं? सारी चीज़ों का ब्रीफली आंसर कर दो। क्या लगता है सब्जेक्ट्स के बारे में? मेरा जो मतलब पहले जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था वो 9th तक इंग्लिश था। इंग्लिश के बाद मतलब वो मैथ में चेंज हुआ, उसके बाद अब जो प्रेजेंट में मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो साइंस है, स्पेशली केमिस्ट्री। मतलब वो ये केमिस्ट्री में इज़ ऑल अबाउट ओनली एक्सेप्शंस, लेकिन I love it. I love chemistry, and nowadays my hardest subject is maths. And hardest? Yes. अच्छा लगता है hard? चलो continue करो। And but I will work on it to make it my favorite and easy subject, and my studies are actually going very well. How does that happen, Vanshika? That now mathematics for you has become hardest. Tell me something about this. क्या कारण रहे हैं? First of all, we have to complete all the syllabus of our NCERT book. Then we have to, अगर मतलब आपको अगर ज़्यादा ही अच्छे नंबर लाने हैं तो you have to do some books from मतलब कुछ और भी बुक करनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा, NCERT एग्जाम्पलर। तो उन सबको करते करते उसमें मतलब बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो एंड टाइम पे यानी कि जब अब सितंबर चल रहा है तो ऐसा लगता है कि जब बोर्ड्स होंगे तो क्या पता वहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं हो पाए। कॉन्सेप्ट्स कहाँ तक क्लियर है? कॉन्सेप्ट्स मतलब जो भी अब तक करा दिया है सब क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। सो आई पर्सनली फील कि अगर हम जो चीज़ें अब स्कूल में चल रही हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ों से ना चीज़ें बड़ी होती चली जाती हैं। इफ़ यू लुक एट द लास्ट 4 days वी हैव टेकन, तो 4 दिनों में लगभग 30 से 35 सवाल ऐसे हुए हैं जो
एनसीईआरटी का पार्ट थे ही नहीं, है ना। वो डिफरेंट बुक्स आए, एग्जाम्पलर से कह सकते हो। अगर आप उन्हें करने के बाद में उनका लेवल भी चेक करोगे ना, तो सम क्वेश्चंस आर आर डिफिकल्ट, बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इजी ही थे। बट क्योंकि एक माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम एनसीईआरटी तो वी कैन डू वेरी मच इजीली, लेकिन अगर कहीं और से क्वेश्चन आएगा तो वो उस लेवल पे ना हम अप्रोच नहीं कर पाते सवाल को। मेरे विचार से अगर हम अपने दिमाग से ये वाली चीज़ें निकाल देंगे किस बुक का है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सोल्व हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट इज द की। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो वो तो की है ही। इसीलिए अब बार बार बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनका वर्ड जो आया है इंग्लिश का, उसका हिंदी में मीनिंग एक बार पता हो। अंडरस्टैंडिंग पावर हमारी होनी चाहिए, और एक पूछने का एक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी या स्ट्रेंथ होनी चाहिए टीचर से। हम तो वैसे भी खुल के रहते हैं, बट चलो अभी मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे बाद वाले पार्ट में। बट कलेक्टिवली आई हैव शोड यू द रिजल्ट ऑफ योर क्लास। कलेक्टिवली पूरे नंबर टोटल करके, पूरे नंबर मार्क्स जो थे तुम्हारे ऑब्टेन वाले वो करके, इट वाज सैड। रीजंस आर, आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज प्रीटी मच गुड, बढ़िया है, बट एज ए सब्जेक्ट टीचर एंड एज एन ओनर ऑफ द स्कूल मुझे कलेक्शन से मतलब है। मतलब मेरी 10th क्लास करती क्या है। सो मैन वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ मैथमेटिक्स, जो टेस्ट हुए हमारे, डेवास्टेटिंग सा है। जैसे कि अभी जो कलेक्टिवली रिजल्ट्स मिले, मतलब मैंने वो बाद में जब चेक करे तो स्पेशली उसमें मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मतलब 50% मार्क्स भी वहां तक नहीं आ पाए। मतलब वो 50% उनके मैथ में नहीं आ पाए, वो किसी और सब्जेक्ट में नहीं आ पाए। वो टॉपिक नहीं है, वो टॉपिक का भी मैथ्स का है। मैथ्स में मतलब नहीं आना, या तो उनकी कॉन्सेप्ट में कमी है, या फिर वो बच्चे, अगर आप डेली के 5 या 10 क्वेश्चन भी करते हो तो आई थिंक आप उस गोल तक अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो। लेकिन मैंने मतलब बहुत सारे बच्चों से मतलब पूछा भी था कि मतलब पढ़ाई कब से शुरू करनी है, अब तो बोर्ड्स आ रहे हैं। तो मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे जवाब भी मिले कि 2 महीने पहले, बोर्ड से 2 महीने पहले। 2 महीने पहले भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्या लगता है? बट इन माई ओन चॉइस मैं बोलना चाहूंगी कि 2 महीने पहले कुछ नहीं बचता। 2 महीने पहले वो जो हम रिवीजन करना चाहते हैं इन 5 या 6 सब्जेक्ट का, वो भी नहीं हो पाता। मतलब दिसंबर कब गया, जनवरी कब गया, फरवरी कब गया, प्रेशर में कुछ पता नहीं लगता। जब बच्चों का रिवीजन नहीं हो पाता तो आई थिंक कि कलेक्टिवली हम चैप्टर्स तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, और अगर अब भी शुरू करा जाए तो उसमें पूरे दिन का टाइम लगेगा। नहीं, मैंने तो एक बात और ऑब्जर्व की है वंशिका, कि परसों हम बड़े सीरियस थे, जब शायद आप एब्सेंट थे, जब वो लेटर्स भिजवाए घर पे। शक्लों को अगर देखो, फेसेस को अगर उस दिन के देखो, तो वो रोने वाले फेसेस थे। अनफॉर्चुनेटली वो कल गायब हो गया, वो कल सब कुछ गायब हो गया। दिस इज कॉल्ड द अप्रोच। अगर मेरी कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई है किसी भी, मैं इंसल्ट ही कहूँगा अब, क्योंकि जब मैं क्लास में हूँ और मैं एक वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे बार बार सिखाई जा रही हैं, तो इसका मतलब कमी मेरी प्रैक्टिस में है। और मैं एक दिन सीरियस रहने के बाद में फिर से उसी लेवल पे जा रहा हूँ, मजाक वाले तौर पे। मतलब मैं ये कहूँगा कि हम मजाक करने की स्थिति में है ही नहीं एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न। क्योंकि क्या मिला, अगर आप देखो तो 4 या 5-6 बच्चों को छोड़ के उस लेवल पे अगर हम उनको हटा दें तो किस लेवल पे हैं बच्चे। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि हंसते कैसे हैं। मतलब क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट बहुत गलत स्थिति में है इस टाइम पे, और यहाँ से हमारा, वो तो 2 महीने की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी वो मेहनत करेंगे तो कई बच्चे अभी भी फेल हो जाएंगे यहाँ से भी मेहनत करने के बाद में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको अब वापस से 9th 8th की सीखनी पड़ेंगी। कैलकुलेशंस में दिक्कत है, तो कैलकुलेशन तो बहुत मतलब बेसिक पार्ट है, वो तो हर सवाल का पार्ट है। उसको भी अगर गड़बड़ करेंगे तो फिर कहाँ से। खैर उनके बारे में तो मैं बाद में पूछूंगा ऑफ कैमरा कि कौन कौन थे जो 2 महीने पहले जिन्होंने कहा है प्रैक्टिस करने के लिए। बट ये नहीं थे। कौन थे? ये नहीं थे हमारी क्लास में। अच्छा, और थे कोई? अच्छा, और थे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो हॉबीज के बारे में बताओ। मेरी स्पेशली जो हॉबीज है वो मतलब अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना,
अपने ब्रदर के साथ खेलना और डांसिंग या फिर रीडिंग भी बोल सकते डांसिंग और रीडिंग में क्या करते हो? हैं। रीडिंग में अगर मुझे मतलब जो मैं पढ़ चुकी हूँ उसके अलावा अगर मुझे कभी टाइम पास के लिए कुछ करना है तो मतलब मैं कुछ बुक्स वगैरह जो होती है उनके PDF डाउनलोड करके उन्हें पढ़ लेती हूँ। जैसे कि एक थी हमारी पोयम एन फ्रैंक के ऊपर है, हमारी एक स्टोरी है, वो हो गया। एक्चुअली वो बहुत ही मोटिवेटिंग सी स्टोरी है। उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि किस तरीके से उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे तो उन्होंने क्या करा आगे जाके, उन्होंने उसके बारे में बताया। तो एक तो इसी तरीके से रीडिंग, और कई बार ऐसा होता है कि अगर पढ़ाई से रिलेटेड भी हिंदी या इंग्लिश में मैं कर लेती हूँ। अच्छा, टेस्ट पे वापस आ रहा हूँ। ज़्यादातर बार ऐसा होता है वंशिका कि आपके नंबर हाई लेवल पे ही होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम ऐसे ही होता है। बट पिछले कुछ टेस्ट में जो 10 टेस्ट हुए हैं उनमें 2 या 3 बार ऐसा देखा गया कि वो डाउन आया। सबसे पहली फीलिंग कैसी थी, क्या लगा कि ये क्या हो गया एकदम से, और फिर रिकवरी किस तरीके से होती है, और फिर आगे के लिए मोटिवेशन की आगे के टेस्ट में कम नंबर नहीं आने। ये तीनों ही चीज़ इंटरकनेक्टेड है। फीलिंग कैसा फील होता है, क्योंकि जब हम बहुत अच्छा करते हैं एंड सडनली वी सी कि यार ये तो बहुत डाउन आ गया, और फिर उससे रिकवर होना, क्योंकि एक टेस्ट में शायद आपके 16 थे और वंशिका जैन के 20 थे, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेंबर। तो उससे फिर रिकवर होना एंड आफ्टर दैट फिर वो मोटिवेशन लेना कि अब की बार वहीं पे जाना है। उस टाइम पे तो मतलब बड़ा बुरा लगा था कि जहाँ पे मतलब पहले जो स्टार्टिंग के 5 टेस्ट थे उनमें बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, लेकिन जब हम 6th 7th 8th 9th 10th पे गए तो कहीं कहीं पे आए अच्छे मार्क्स, और बीच में वो पूरा का पूरा फ्लक्चुएट हो गया। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा। दूसरा ये कि मेरे जो फादर है वो बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे वो हर चीज़ को लेकर सपोर्ट करते हैं। मेरी जो मदर है उन्होंने मुझे बहुत समझाया था। जब मेरे नंबर कम आए थे तो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हुआ था कि मतलब अगर मेहनत करने के बाद भी ऐसे नंबर आ रहे हैं तो मतलब क्या फ़ायदा उसका। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने मुझे बहुत समझाया था कि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती, वो वर्थ ज़रूर निकल के आएगा। इसी तरीके से मतलब मोटिवेशन मिलता रहा। उसके बाद फिर एक बार फिर दोबारा से ऐसा हुआ, फिर डिमोटिवेशन मिला। फिर मतलब मेरे पापा ने थोड़ा सा गुस्सा भी करा था, फिर उन्होंने मुझे दोबारा से समझाया कि मतलब मेहनत करना नहीं छोड़ना है, करना मतलब जितना हो रहा है उससे बढ़ चढ़ने की ज़्यादा करने की कोशिश करो। तो बस अभी तो वही चल रहा है कि पढ़ाई तो कर रही हो। चलो जो ठीक है, मेरा आपके साथ में एक्सपीरियंस काफ़ी वर्षों का था एंड मुझे हार्डली ही याद होगा अब से पहले कभी धमकाया हो। 10 टेस्ट से पहले कभी एक आध बार शायद ऐसा रहा होगा। अब की बार रिपीटेडली 2-3 बार हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेस्ड दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट, हाउ डिड यू फील कि ये क्या हो गया? क्योंकि सबसे पहले मेरे अभी भी ध्यान है, सबसे पहले मैंने तुम्हें ही उठाया था, एक टेस्ट को मैं चेक कर रहा था एंड आई वाज फ्यूरियस एक अप्रोच पे तुम्हारी कि वो चीज़ें मैं बार बार करने के लिए मना कर रहा था, बट व्हेन आई चेक द रिजल्ट, चेक द टेस्ट पेपर, वो मुझे सामने से मिल गई एंड आई वाज वेटिंग फॉर यू। और मैंने उस दिन जो चीज़ें कहनी थी वो मैंने स्ट्रेट कह दी। कैसा लगा? उसके बाद में रोना धोना भी हुआ। हाँ, मतलब रोना धोना तो इसलिए हुआ कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब गलती तो थी कि एक चीज़ को जब बार बार मना करने के बाद भी वही होगी तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। उस टाइम पे भी मतलब बहुत ही गुस्सा मुझे भी आ रहा था, पर फिर मैंने मतलब धीरे धीरे से जब मुझे समझाया, पापा ने समझाया इस तरीके से, तो मुझे बाद में फिर समझ में आ गया। उसके बाद से मुझे मतलब मैंने अपनी गलतियों को देखने की कोशिश करी। गुस्सा किसके ऊपर आ रहा था? मेरे ऊपर? क्या कि धमकाया क्यों? धमकाना नहीं चाहिए था मतलब फिर मुझे समझ में आ गया था। मतलब आपका कहने का मतलब है जब धमकाया गया तो यू गोट एंग्री ओवर मी। वेरी गुड। ये क्या बात है? एक बात जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप अपने मन में लेके जाओगे, जब एग्जाम पेपर आप सबमिट कर दोगे एंड यू विल हैव अ थॉट कि यार अब मेरा बढ़िया पेपर हो गया, बट मुझे एज ए टीचर लगता है कि मैं उस पर शायद नंबर काट दूंगा, तो क्यों ना बोर्ड के पेपर से पहले उसे करेक्ट किया जाए, है ना? और
कई बार मैंने नोटिस किया था कि पिक्चर भी नहीं थी वहाँ पे, फिगर्स नहीं थे। मुझे बड़ी टेंशन होती है, एक ट्रायंगल का सवाल है तो उसमें सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे देख के ही चेक होती हैं वो चीज़ें। वो ठीक है, तुम्हारा सवाल सारा का सारा ठीक है क्योंकि वो प्रैक्टिस में है, बट अगर वो फिगर ही नहीं होगी तो कहाँ से कौन सी लाइन को हम किस तरीके से मेजर कर पाएंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन। चलो एक चीज़ और बताओ आप मुझे, हम क्लास में ऐसा क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट को ऊपर कर लिया जाए, ऊपर आ जाए? एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती हैं पर उसमें भी बच्चे नहीं आते हैं, तो उसकी वजह से मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है पर उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसमें तो मतलब बच्चों का ही फॉल्ट है, उसमें तो अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, हाँ होना चाहिए। जो आज बच्चे बैठे हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट हो जाए। हाँ और स्ट्रिक्टनेस किससे आएगी, वो सबको पता है किससे आएगी। तो लेकिन एक और बात है, फिर बच्चों को गुस्सा भी तो आता है ना। जैसे तुम्हारा आया, इसका क्या इंतजाम करना पड़ेगा? वो तो मतलब एक दो बार ही तो होगा ना ऐसा कि बच्चे को गुस्सा आएगा, बाद में तो वो बाद में वो समझने मतलब लगेंगे। और उसे आदत पड़ जाएगी। नहीं वो समझने लगेंगे। अच्छा। ठीक है, कैसा अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे आप लग रहा है आपको, क्या लगता है कि बोर्ड में कहाँ तक पहुँच जाओगे? जो अप्रोच होनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी इंडिविजुअली बात कर रहे हो या? इंडिविजुअली Individually। अभी जितना मुझे लगता है उससे भी मैं 5-10% पीछे हूँ। कितना? अगर मैं राइट नाउ आप कहाँ पे हो? अगर मैं अभी पर्सनली अभी की बात करूँ तो 80 to 85% पे मैं भी हूँ। तो 5-7-10% अभी मेहनत करनी है। क्या अप्रोच रहेगा? अप्रोच तो कोशिश तो 95 की है। 30 से 40, 40 से 50 पहुंचना बड़ा इजी होता है क्योंकि वो 10-20% आ जाता है। बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो ना, जैसे 80 आपने बताया, 80 to 8, अब यहाँ से 1-2% बढ़ाने, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को मतलब एक्सेप्ट करके और मेहनत करना, वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि किस तरीके से होगा। कल का क्या विचार है? कल के टेस्ट के लिए प्रैक्टिस तो मतलब मेरी लगभग खत्म हो चुकी है और कल का यही है कि कल तो पूरे मार्क्स लेके आने हैं। कल पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे। कितने नंबर का होगा? 20 नंबर का होगा। तो 20 नंबर में से 20 आने का मतलब ये होगा कि आप 11वें टेस्ट में 100% पे आ जाओगे। 5 टेस्ट का फिर से ये पूरा पार्ट होगा। 5 टेस्ट हम लेंगे, क्या उम्मीदें हैं 5 टेस्ट में? 5 टेस्ट में मतलब जो पहले जो बीच वाले 5 टेस्ट में हुआ ऐसा दोबारा तो होना नहीं है, मतलब अच्छा, आगे बढ़ के कुछ करना है। आगे बढ़ के कुछ करना है। ठीक है, सेकंड इंटरव्यू है सीजन नंबर 4 का, कैसा लग रहा है अब इस टाइम? कुछ घबराहट थी क्योंकि हाँ, पहले थी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। क्या थी? स्टार्टिंग में थी घबराहट के कहीं पे कुछ गलत हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, तो क्या हो जाएगा उससे? वो मतलब वीडियो जाएगी तो गलत लगेगा, इस तरीके से। नहीं, गलत तो नहीं लगेगा, बट ठीक है, गलत क्यों लगेगा? बिकॉज सिटिंग हियर एंड कमिंग हियर इज मतलब इटसेल्फ अ ग्रेट थिंग कि मतलब यहाँ पे आना और बोलना। अब मेरी कुर्सी कुछ इंटरव्यू के बाद में ये बदलती रहेगी। मतलब आई जस्ट वांट कि यहाँ पे भी एक बच्चा बैठे ताकि समय बचाया जा सके, एक ही समय पे 2 बच्चे कवर हो जाएं। तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है। एंड करें? एपी के बारे में कुछ पूछना है? AN/SN का फॉर्मूला बता दो। AN is equal to A plus N minus 1 into D. SN is equal to N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D. और What is A here? A is the first term of an AP. And AN is? AN is the last term of an AP. चलो जी, एंड करते हैं। दूसरा एपिसोड एक्सपेक्टेशंस के अनुसार गया। वंशिका इज अ गुड स्पीकर, मतलब मैं कहूँगा कि मतलब बेहतर है, बढ़िया है। बट अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, मतलब उस लेवल पे नहीं लगता, बट एक लेवल पे, इस वाले लेवल से और भी ज़्यादा जब आगे बढ़ेगी तो उन बच्चों में आ जाएगी जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और वी जस्ट वांट हर टू टू रीच देयर। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। और हमें क्या काम करना है, जितना ज़्यादा इंटरव्यू में ये माइक के सामने होगी और जितना ज़्यादा उस जो एक जैसे बताया कि एक नर्वसनेस का जो एक पार्ट होता है उसको अलग साइड में हम रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बेटर होते चले जाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका सभी का। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये कुछ और बच्चों तक पहुँचे और वो कुछ सीखें। और सीज़न नंबर 4 के लिए बस यही हमारी होप है कि ये कंटिन्यू हो और ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड आपके पास तक आ पाए। बहुत बहुत आभार।